मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज के प्रोग्राम का आगाज हम एक सवाल से करेंगे। सवाल ये है कि सबीन, जब भी गेस्ट ने आना होता है, किसी भी गेस्ट ने आना आपके घर में, तो एक तो ज़रा मामला है ना कि आपने खाना पकाना, वो चीज़ें देखना, बट एक और चीज़ भी होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, कंसर्निंग होती है, वो होती है घर की सफाई। तो मेरा सवाल सबीन से ये था, क्या आप यहाँ भी ये होता है कि अच्छा मेहमानों के आने पे वो डिटेल सफाई हो? हाँ, वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे घर पे वैसे डिटेल सफाई डेली बेसिस पे हो जाती है। तो मतलब हमारा घर उन घरों में से एक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अम्मी बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, मेरे अब्बा बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। तो उसमें ये चीज बड़ी अच्छी होती है कि हम सब अपने रूम को भी, अपनी स्पेसेस को हम अच्छा रख रहे होते हैं। सो दैट ये भी एक चीज होती है कि हर कमरा, हर फर्द जो है अगर घर का अपना कमरा एक अच्छे तरीके से साफ करना शुरू कर दे तो वो वाला एक मामला कम ही रहता है कि मेहमान आए तो उसके बाद हलचल मच जाती है कि ये हो गया वो गया। लेकिन शुएब, हाँ, जो आपने कहा ना, बिल्कुल जो डिटेल सफाई होती है ना, हम मेहमान आ रहा है तब या फिर ईद की ईद होती है। हाँ, ईद की ईद भी होती है, बड़ी डिटेल सफाइयाँ होती हैं। किचन की सारी कैबिनेट्स भी यस खुलती हैं, सारा सामान बाहर निकलता है, धुलता है, पंखों की सफाई, विंडोज एंड एवरीथिंग। अच्छा, इन माय केस ये वाकई मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ कि जब किसी ने आना होता है, मेरा दिल करता है कि घर का बाहर भी साफ होना चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा दिल कर रहा होता है कि आपके लॉन्स, आपका जो रैम्प भी है वो भी बहुत साफ हो। मेरा बस से मैं झाड़ू पकड़े मैं सड़क पे लगाना शुरू कर दूं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ये वो वाली चीज है कि आप सफाई पसंद हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े अजीब बात है ये कहने में कि वो सफाई पसंद नहीं होते। बड़ी अजीब सी बात है। हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, ईमान की बात कर रहे थे, अपने दीन की बात कर रहे थे, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है। इस चीज को हम लोग जो है ना वो समझने में शायद हमने बच्चों को भी नहीं समझा रहे होते। शुएब, अगर हर घर में ये शुरुआत हो जाए कि आप बच्चे को सुबह उठकर ये चीज सिखा रहे हैं कि उसे दांत ब्रश करने या उसने, वो भी ऑब्वियसली सफाई में आता है कि आपकी पर्सनल हाइजीन है, उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक होता है ना कि आप बच्चे को ही सिखा रहे हैं कि उसने स्कूल जाना है, उसे ट्यूशन जाना है, उसकी रूटीन सेट है। आप उसको ये क्यों नहीं सिखा रहे कि जब उसने सुबह उठना है उसे पहला काम क्या करना है, अपना बिस्तर सेट करना है। यस, मेक योर बेड, ये बड़ा जरूरी होता है हमारे। अच्छा, इस पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं वो बड़ा कुछ कर लेगा या मेड है या कोई और भी हेल्पर है तो वो कर लेगा। नहीं, ये आपने खुद करना है, अपने काम है खुद करने चाहिए और इसकी आदत आपको डेवलप करनी चाहिए। वाकई बड़ी अर्ली एज पे डेवलप हो जाती है कि जब आप खुद से करना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि नो, यू हैव टू मेक योर बेड फर्स्ट, और उसके बाद आपने स्कूल जाना है या जो भी आपकी रूटीन उस दिन की होगी। तो इसके साथ साथ जो हमने बात की ना पर्सनल स्पेस से थोड़ा सा हट के भी, क्योंकि कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन स्पेसेस होते हैं, शेयर्ड स्पेसेस होती हैं, जैसे कि आपके घर का बाहर, जैसे कि आपका बैकयार्ड, जैसे कि जो गली होती है बैक साइड पे या किसी साइड पे भी, या कोई भी ऐसी स्पेस जो कि आपके घर के आसपास है और आपने उसे इसलिए साफ नहीं किया कि आपकी स्पेस नहीं है, तो मुश्तरका स्पेस है मोहल्ले की, तो ये ना कीजिए, उसको भी साफ रखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आसपास का पूरा एक माहौल साफ होगा उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा। क्योंकि अगर अंदर सारी सफाई है घर के और बाहर गंदगी है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो गंदगी जो बाहर है उसकी वजह से अंदर भी गंद आएगा, कचरा आएगा। ऐसे भी होता है कुछ लोग ना अपना घर साफ रखने के लिए जितना कूड़ा होता है ना वो घर के बाहर, वो कहते हैं अच्छा ये तो घर का बाहर है, ये तो हमारी जगह नहीं है, हमने तो अपना घर साफ रखना है। आप उससे नहीं, आप उससे पहचाने नहीं जाएंगे। आपके घर, आपका इर्द गिर्द कैसा है, आप उससे भी पहचाने जाएंगे। अगर आपने कचरा घर से बाहर, आपने झाड़ू दिया और आपने वो कचरा घर के बाहर फेंक दिया और आपने उसको समेटा और डस्टबिन के अंदर नहीं डाला, तो वहां से भी शो होता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। और ये लोग वाकई जज करते हैं, स्पेशली जो सफाई पसंद लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज को जज भी कर रहे होते हैं। और मैं ये कहूंगी शुएब, देखिए दूसरे की जजमेंट तो मैटर ही नहीं करनी आप चाहिए। अपने आप को खुद जज करें पहले कि आप कितने पानी में, what are you doing? आप पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं, सर्दियां, मौसम जो चल रहा है, ऑनेस्टली हफ्ता हफ्ता लोग नहीं नहाते। मैं मजाक नहीं कर रही इस बात पे, मैं सच बता रही हूँ आपको इस बात पे। नहीं, मत हंसे इस बात पे। नहीं, मैं वाकई आप इस बात पे हंसती रहा, वाकई हो रहा है हमारे आसपास। किससे पूछो वो कहते हैं यार वो सर्दियां हम नहीं नहाते। बंदा कहते हैं प्लीज डोंट डू दैट, अपने आप पे भी रहम करो और हमारे पे भी रहम करो। बच्चों को नहीं नहला रहे होते, बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे आपके गंदगी से बीमार होंगे। गर्म पानी से एक सेफ, एक अच्छा एक टेम्परेचर आपने सेट करके अगर आप बच्चों को नहला रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लिटरली आप बाजार में जाएं, मैं सही बता रही हूँ, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, हॉस्पिटल्स में आप साथ वाले शख्स की चेयर के पास नहीं बैठ सकते। उसकी वजह यह है पर्सनल हाइजीन का लोग ख्याल नहीं रख रहे होते, दांत ब्रश नहीं कर रहे होते। जी सर्दियां हैं, जी हम पानी के पास नहीं जाएंगे, पानी करंट मारता है सर्दियों में। ये बताओ इससे पहले कि हमें करंट लग जाए। लिफ्ट में जा रहे हो अगर 6-7 और लोग हैं तो यकीन करें बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो
ایک تو ڈیوڈرنٹس کا استعمال بڑا ضروری ہے ہاں اور ادروائز یہ پرسنل ہائیجین میں پلیز ٹیک شاور ٹیک بات بڑا امپورٹنٹ ہے. سردی ہے گرمی ہے جو بھی موسم ہے اپنی ہائیجین کا خیال اپنے خود رکھنا ہے. آج کا ٹاپک کیا تھا؟ صفائی نصف ایمان ہے. آج سے ہی اگر آپ لوگ اپنی ہائیجین کو نہیں دیکھ رہے، پرسنل ہائیجین اس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو پرسنل ہائیجین کا بتائیں، اپنے گھر کو پیارا سا رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے اپنا کمرہ اپنی سپیسز کیسے صاف رکھنی ہے. اسکول میں ٹیچرز بتائیں اپنے اسکول کو کیسے آپ نے صاف رکھنا ہے، اپنے اسکول کے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو آپ نے کس طرح سے کلین رکھنا ہے، آپ کے گھر کا باہر، آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ کی کمیونٹی وہ کیسی ہے، یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو آج سے اس چیز کو آپ پریکٹس ضرور کریں. اور اگر آپ صفائی کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی کیمپین ہوتی ہے شعیب جو لوگ سٹارٹ کر دیتے ہوتے ہیں کہ اب آپ کے ارد گرد کیا ماحول ہے، آپ لوگوں نے کیا کوئی کلین اپ ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی ہے، تو ہمیں اس بارے میں آپ وہ شیئر بھی کریں، ہمیں پکچرز بھی شیئر کریں سو دیٹ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں. اور جب آپ باتھ روم جائیں جس طرح سے باتھ روم آپ کو ملے باتھ روم واپس ویسے ہی چھوڑ کے باہر آئیں پلیز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ پبلک واش روم ہے، شیئرڈ واش روم ہے، آپ کا اپنا پرسنل واش روم ہے، پلیز خیال رکھیں. بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان. روز ایک نئی صبح، نئے چہروں نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا، مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. सुलझा टूटा फूटा आवे का आवाज, आवे का आवाज. इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह. मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें. बारिश में खड़ा होकर पी रहा था. आजा. ये किया लग गया. पुत्र ऐसे ही लगाना है. शाबाश, तुम समझ गए. इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद. मेरा इलाज इधर ही कर. क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रही. दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रही. मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र. सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी. तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है. हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें. न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज. It's a one that should be taken. It's going to be comfortable. It is. The second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind. They've got the big wicket. Root has been dismissed. Set himself nicely. 46 off 56, but he's got it the park.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आज राइजिंग स्टार्स ने हमें ज्वाइन किया है और एक ऐसे राइजिंग स्टार्स हैं ये कि यूं तो पूरी फैमिली उनकी माशाल्लाह स्टार्स ही स्टार्स, लेकिन वो कहते हैं हमने इस लेगेसी को लेकर आगे चलना है। मैं स्क्वाश के मैदान की बात कर रहा हूँ और स्क्वाश में जिस तरह से पाकिस्तान ने नाम कमाया और जैसे अब नए हमें सितारे नजर आ रहे हैं उसमें नाम कमाते हुए, तो आज हम उनकी बात करेंगे। अब्दुल्ला जमान और मोहम्मद रयान जमान, इन दोनों ने आज हमें ज्वाइन किया है। साबिक आर्मी स्क्वाश चैंपियन कमर जमान साहब के पोते हैं और साबिक चैंपियन मंसूर खान के बेटे हैं। मंसूर जमान के और एक शानदार स्क्वाश जो खानदान है ना उसके विरसे को लेकर माशाल्लाह आगे पूरी चल रहे हैं। लेगेसी जो है इसको लेके आगे चल रहे हैं। मैं कहूँगी छोटे से बड़े तक सब खेल रहे होते हैं। अब मैं छोटों की बात करूं तो वो बहुत ही छोटे हैं जो खेल रहे हैं। अच्छा चलिए अब्दुल्ला की बात करें, अब्दुल्ला तो चले अब बड़ों की कैटेगरी में एंटर हो चुके हैं, नहीं, इतने बड़े भी नहीं, इतने बड़े भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी चले वो जिन छोटे की मैं बात करने जा रही हूँ उनसे काफी बड़े। रायान जो है आप सबको पता है, ऑब्वियसली हम भी अक्सर खबरें शेयर करते रहते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज हमने भी रायान के किए। हर चैनल पे आपने देखा होगा कि रायान जमान जो है जी 9 साल के हैं माशाल्लाह से, और इससे भी छोटी उम्र से जो है वो काफी सारी जो चैंपियनशिप है वो विन करते हैं। अगर लास्ट में बात करूं समीन, जो बिल्कुल लास्ट मंथ थी इनकी 16th रेडस्टोन इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, तो ये जीतकर काम का सर फखर से माशाल्लाह बुलंद किया। इससे पहले भी कई इवेंट्स में वो जा चुके हैं और मेडल्स वो लेकर आ चुके हैं। और इनसे छोटा वाला एक पीस भी है, वो 5 साल का इनका भाई जो लेगेसी की हम बात कर रहे थे, 5 साल के वो हैं और 5 साल से वो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। ये इनका ये क्रेडिट जो है ना ये इनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जाता है इसके अंदर, कि किस तरह से अपने बच्चों को छोटी एज में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ लेकर वो गए और वो पाकिस्तान का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और जब अब्दुल्ला की हमने बात की तो बहुत से इवेंट्स वो भी जा चुके हैं, जिसमें से मैं कुछ पढ़ रहा था। मुहिबुल्लाह खान चैंपियनशिप गोल्ड मेडल वहां से लिया, आप कतर गए, वहां पे जूनियर 2024 सिल्वर मेडल लिया और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो आई एम श्योर कि इनके घर में माशाल्लाह बहुत से मेडल्स हैं। अच्छा एक प्रेशर भी होता है ना कि वो वालिद वो दादा उनका एक नाम होता है और किस तरह से बच्चों ने उस नाम को आगे लेकर चलना होता है, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं कि आप तो उस खानदान से हैं तो आपसे ज्यादा उम्मीदें भी हमें प्रेशर बिल्ड हो जाता है जी। एब्सोल्युटली। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि स्क्वाश में हम लोग माशाल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आई मस्ट से दैट। सो अब्दुल्ला और रयान दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें इस इंटरव्यू में इनवाइट किया। ग्रेट टू हैव यू जी। रयान गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैचिंग इनसे की थी आपने? हमने एक बात कर ली थी ना कल के हम अगले दिन मैचिंग करेंगे, ऐसा ही है? कह रहे जी मजाक कर रहे हैं हम। रयान कितने घंटे खेलते हो स्क्वाश? जी मैं तकरीबन मैं 2 घंटे तक खेल लेता हूँ। 2 घंटे तक खेलता? अच्छा मैंने तो सिर्फ अभी देखें एक इवेंट का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ बाकी मैं रयान से पूछूंगा, बिकॉज आई रिमेंबर कि रयान ने जब कोई इवेंट जीता तो पूरे मीडिया इंडस्ट्री में हमें हेडलाइंस में रयान नजर आया, रयान का अंदाज नजर आया, बड़ा इनका एग्रेसिव सा अंदाज होता है, देखने बहुत क्यूट है बट एग्रेसिव खेलते हैं। सर कितने इंटरनेशनल इवेंट्स में अब तक जा चुके हैं? जी मैं तकरीबन 6 इंटरनेशनल इवेंट्स में गया हूँ और 6 मैंने मेडल दिलाए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माशाल्लाह। और सिखाता कौन है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कौन करवाता है? जी बाबा। अच्छा बाबा ही करवा रहे होते हैं? तो बाबा और भी कोचेस, और भी जैसे कोचेस दादा कमर जमान बिल्कुल और बाबा और जो मेरे स्क्वाश के कोचेस हैं वो भी सिखाते हैं। अच्छा जबरदस्त। ये तो ठीक है, वालिद साहब भी दादा भी, लेकिन वो कह रहे हैं उसके अलावा कोचेस भी हैं, तो पूरी टीम है जो कि रयान को आगे से पॉलिश करे, ट्रेन करे। एब्सोल्युटली। सो रयान ये अपना शौक था देखते हुए बाबा को भी दादा को भी, या बस बाबा ने कहा यही करना है? नहीं, ये तो बाबा ने शौक पैदा किए। अच्छा। मैं बाबा को देखता था जब वो स्क्वाश खेलते थे पहले, उनने कोलकाता से भी गोल्ड लाया था, और जब मैंने मैंने देखा ये क्या करने जाते हैं, वो बैग पकड़ के जाते थे गाड़ी में, मैं सोचता था क्या करने जा रहे होंगे। मैंने अम्मी से पूछा मम्मा ये क्या करते हैं, कि क्या करने जाते हैं? कहते हैं ये गेम खेलने के लिए जाते हैं। ओके। और फिर मैंने कहा मम्मा मैंने भी गेम खेलनी है। फिर मम्मा ने एक रैकेट दिया और बॉल दी और मैं दीवार से खेलना शुरू हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा हो गया तब बाबा ने मुझे क्लब लेके गए और शॉटें मारना शुरू की हमने। अच्छा तो कितने बड़े हो गए थे आपको कोर्ट में उन्होंने कोर्ट ले जाना वो शुरू हो गए थे? जी उस टाइम 5 ईयर ओल्ड था। उस टाइम 5 ईयर वो बड़े हो गए थे, ठीक है। तो क्राइटेरिया ये 5 साल का बच्चा ले जाओ। नहीं सोचे कि वो कितने छोटे होंगे उस वक्त जब उन्होंने अपनी अम्मी से सवाल किया कि ये मेरे बाबा बैग उठा के रोज कहाँ चले जाते हैं। अब देखिए घर के अंदर जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही हो ना बच्चों के सामने, बच्चे सवाल भी प्रोडक्टिव करते हैं और उसके बाद वो जब पॉजिटिविटी देखते हैं ना उनका रुझान उस तरफ चला जाता है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त हमारे सामने एग्जांपल है। अब्दुल्ला आपने कहाँ खेला, कितने मेडल्स आपने, शोएब ने बहुत सारा जिक्र भी कर दिया, आपका शौक कैसे डेवलप हुआ?
جی میں بالکل، میں ہمیشہ سے اپنے بابا کو ہی دیکھتا تھا، وہ ہمیشہ اسکواش کھیلتے تھے، تو میرا اسی سے شوق پیدا ہوا، کیونکہ میرے دادا بھی ورلڈ چیمپئن تھے، تو میرا بھی یہی گول ہے کہ میں ان کی طرح ہی بنوں، اسکواش کھیلوں. آپ نے ماما سے پوچھا تھا بابا کدھر جاتے ہیں؟ نہیں ایسے تو نہیں تھا، مطلب میں بھی ظاہری بات ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، موبائل بھی ہے، تو میں ان کے سارے بہت سے میچز بھی دیکھتا تھا. ان کا جب بھی میں جاتا تھا تو ان کا بہت نام بھی تھا میرے دادا اور ابو کا، تو اس لیے میں نے بھی پھر اسکواش شروع آپ نے کر کس دیا. ایج سے سٹارٹ کیا؟ میں نے 6 ایئر سے. آپ نے لیٹ سٹارٹ کیا ہے. کرائٹیریا 5 سال تھا آپ کے خاندان میں، کرائٹیریا میں نے دیکھ لیا ہے 5 سال، چھوٹے چھوٹے والے ہم کے بھی 5 سال کا کرائٹیریا سیٹ ہے. ہاں تو آپ نے 1 سال کیوں لیٹ کیا پھر سٹارٹ؟ بس یہ تو بس بابا ہی مجھے اسکواش لے کے گئے بس. اچھا ایسے میں اسکول اینڈ اسٹڈیز وہ مینج ہو جاتی ہیں آرام سے؟ یہ تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے مطلب مینج کرنے میں اسٹڈیز کو، کیونکہ جیسے ہی میں جاتا ہوں صبح اٹھتا ہوں 6 بجے اور پھر میں اسکول کے لیے جاتا ہوں 8 بجے، اور پھر میں 2 بجے آتا ہوں اسکول سے، اور پھر میں 2:30 بجے 2:30 پہ میں اسکواش کھیلنے جاتا ہوں ڈیلی بالکل ڈیلی، اور پھر 5 بجے آتا ہوں، اور پھر ہوم ورک بھی ہوتا ہے ہمارا، پھر اس کے بعد ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، اور پھر ڈنر، پھر بس سو جائے. دن پورا ہو گیا نا مکمل. تو ریان آپ کی روٹین بھی یہی ہے؟ جی. تو شرارتیں کب کرتے ہو؟ شرارتیں سنڈے کو. مجھے تو لگتا ہے یہ اسکول میں بھی شرارتیں کرتے ہوں گے. آنکھوں سے ٹپک رہی ہے آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی ہے، وہ بچہ جو کہ آنکھوں سے واقعی جس کی شرارت ٹپک رہی ہوتی ہے. کلاس میں میم پیرنٹس کو بلا کے شکایت تو نہیں لگاتی کہ ریان ٹکتا ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ؟ کبھی شکایتیں لگی ہیں؟ کبھی. اچھا ریان، ایسے میں ظاہر ہے آپ کو اپنی اسٹرینتھ بھی مینٹین رکھنی ہوتی ہوگی نا کھیلنے کے لیے، اور پھر ایک ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے. اس ایج میں بچوں کو بڑے شوق ہوتے ہیں کہ جنک فوڈ بھی کھانا ہے، ہمیں میٹھا بھی کھانا ہے، ہمیں بہت کچھ کھانا ہے، ڈائٹ کو فالو نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کوئی ڈائٹ فالو کرتے ہیں یا نہیں؟ ابھی اپنی اسٹرینتھ ہے جس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں؟ کبھی جنک فوڈ کھاتا ہوں، کبھی ہیلدی فوڈ. کبھی جنک کھاتے ہیں، کبھی ہیلدی کھاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیمپئن شپ آ رہی ہے اور ماما بابا نے کہا ہو کہ ابھی تمہیں ریان یہ ڈائٹ فالو کرنی ہے، پلان؟ جی ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ سنڈے کے ٹائم آ جاتے ہیں برگر کہتے ہیں آرڈر کرانے. یہ بڑے بھائیوں نے کہا پورا ادا کیا. ایک دم بولے اس نے کہا یہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، میں بتا دوں گی سنڈے کو کیا ہوتا ہے. یہ بھائی نا اپنا کردار پورا ادا کر رہے ہیں. چیٹ ڈے سنڈے. ہاں جی بالکل چیٹ ڈے سنڈے. آپ کو سنڈے چیٹ ڈے ہے؟ نہیں میں تو اتنا میں مطلب ڈائٹ فالو کرتا ہوں بالکل. میں آپ نہیں بتائیں گے ریان ڈائٹ فالو کرتے ہیں بھائی؟ جی. اچھا بھائی ہے، دیکھیں آپ نے فوراً بھائی تو چینی بھی نہیں پیتے. اوہ چینی بھی نہیں استعمال کرتے. اور آپ؟ وہ کہہ رہے میں تھوڑی کر لیتا ہوں. اچھا ویسے آپ دونوں نے آپس میں گیم کھیلی ہے؟ آئی مین کیٹیگری ڈفرنٹ بٹ ادروائز پریکٹس میں آپس میں کھیلتے ہیں؟ ہاں جی میں بالکل اس کو گیم کھیلنے کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے جونیئرز کو بھی گیم کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی گیم چاہیے ہوتی ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ ہفتے میں 2-3 دفعہ کھیلتا ہوں. تو زیادہ ٹف ٹائم تو نہیں دیتے ریان؟ اچھا کھیلتا ہے، امپروو تو کر رہا ہے، آہستہ آہستہ کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے. لیکن دیکھیں ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں اس طرح انٹرنیشنل ایونٹس میں جانا، پارٹیسپیٹ کرنا اور پھر وہاں سے میڈلز لے کر آنا، اٹس این آنر فار اس ایکچولی. بالکل. تو ریان کیا سوچا ہے، بس اسکواش میں آگے جانا ہے یا اس کے علاوہ بھی پیرل کوئی اسٹڈیز میں بھی کوئی ہے دلچسپی، یا کوئی اور پروفیشن بھی چوز کرنا چاہیں گے بڑے ہو کے؟ اسکول بھی مینج کرنا پڑتا ہے، اسکواش بھی، لیکن اسکواش تو ہماری فیملی گیم ہے. یہ تو مجبوراً کرنی پڑے گی. کہہ دو اسکواش تو بلڈ میں ہماری، اور اسکواش تو ہم کھیلتے جا رہے ہیں، بابا بھی کھیلتے جا رہے ہیں، بھائی بھی کھیلتا جا رہا ہے. تو آپ نے کہا پھر میں نے بھی یہی کھیلنا ہے. دونوں مینج کر لیتے. اسکواش کھیلنا ہے اس نے، اس کو پسند ہے اسکول بھی اور دونوں اسکواش بھی. کیا بات ہے. تو یہ فون شون یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا، انسٹاگرام؟ نہیں، اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے؟ ٹائم نہیں ملتا یا شوق ہی نہیں رکھا اما ابا نے، شروع سے ہی بس بھیج دیا ریکٹ پکڑو اور جاؤ کھیلو؟ نہیں، شروع میں تو اسٹڈیز ہوتی ہیں، پڑھائی، اور پھر اس کے بعد جب آپ پریپ میں یا کچھ اس طرح ہو جاؤ تب آپ اسکواش کھیلنے جا سکتے ہیں. تو کھیلنے کے ٹائم پہ اسکواش، اس میں کوئی یوٹیوب نہیں ہے، کوئی ٹک ٹاک نہیں ہے، کوئی ریلز نہیں ہے، زندگی میں بہت اچھی انہوں نے روٹین رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ میں سوال اس لیے بھی آپ سے کروں کہ آپ ذرا بڑے بھی ہیں، گھر میں ویسے کس طرح سے اس روٹین کو مینج کیا تینوں بھائیوں کے لیے؟ خیر تیسرا تو بہت چھوٹا ہے بٹ اسٹل ہم دیکھتے ہیں 1.5-2 سال کے بچے فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کی فیملی میں اس کو کس طرح سے مینج کیا گیا کہ نہیں فون نہیں، سوشل میڈیا نہیں، ٹک ٹاک نہیں، ریلز نہیں، پروڈکٹیو رکھنا ہے اپنے آپ کو، گیمز کھیلنی ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ چیزیں مطلب دیکھتے ہیں نا، اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کا فوکس اتنا نہیں رہتا. آپ کا مطلب ہم جب
टूर्नामेंट होता है ना हमारा, तो फिर हम इन चीजों को बिल्कुल ही नहीं यूज करते, क्योंकि आपका फोकस बिल्कुल ही खराब हो जाता है फिर। और फिर टूर्नामेंट होता है तो प्रैक्टिस भी आप दोनों की अच्छी खासी बढ़ जाती होगी। अभी नेक्स्ट क्या प्लान किया हुआ है? कोई टूर्नामेंट आ रहा है या जनरल आप लोग की प्रैक्टिस ही चल रही है? अभी हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन जूनियर था, लेकिन हमारे पास असल में फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी थी, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं थे। ओके, तो इसलिए इतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद, इतने मेडल्स लाने के बाद भी स्पॉन्सर्स नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं करता हमें। ओके, व्हाई इज दैट सो? मतलब रायान, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? आई एम नॉट छोटे बहुत हैं, बट स्टिल यानी इंटरनेशनली जाना, मेडल्स लेकर आना और फिर वापस आकर अगर आपको ये इशू है कि नेक्स्ट इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स नहीं है, तो डिसहार्ट होते हो? जी बहुत। अभी देखिए, मतलब ये सारे इवेंट्स के लिए गए, मतलब हमने अभी मेरा एशियन जूनियर फर्स्ट टाइम था, कतर जूनियर भी, रेहान का भी रेड टॉम, और हमने मेडल्स लेकर आए। तो क्या नाम है, हमें इसी तरह स्पॉन्सर्स की जरूरत है। अभी मैं जब गया तो मेरे बाबा ने मुझे सिर्फ स्पॉन्सर किया। जरा लिमिटेशंस होती है ना, फिर आप कितना कर पाएंगे एज अ फैमिली भी? ठीक है, अब बेशक जितने भी फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो, बट स्टिल इवेंट्स के लिए सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो बच्चों को शोएब बिल्कुल, और तीसरे की भी तैयारी है अभी, लेकिन अभी ये कि दो बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे स्पॉन्सर करना, आप देखिए ना, उनकी कोचिंग, उनकी रोजाना की प्रैक्टिस, उनके लिए इवेंट्स की तैयारी और इवेंट्स में लेकर जाना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, और उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी समटाइम्स आड़े आते हैं। तो आई एम श्योर जो इस वक्त हमें नाज़रीन देख रहे हैं, फर्ज समझ के सपोर्ट करें, ये बड़ा जरूरी है। एज अ पाकिस्तानी भी हम सब पे फर्ज है कि हम अपने इस टैलेंट को सपोर्ट करें जहां जहां पे इनको हमारी जरूरत है, कि ये ना कहना पड़े किसी भी एक एथलीट को या प्लेयर को कि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आई कुडंट गो। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन जो इवेंट का वो जिक्र करें, कब है वो इवेंट अब्दुल्ला? ये भी अप्रैल में है। लेकिन नहीं जा पाएंगे उसके लिए? लेट हो गया प्रोसीजर की वजह से। हाँ जी। ओह, चलें, नेक्स्ट जो है हम जरूर चाहेंगे कि आप लोगों का भी इंस्टा हैंडल्स होंगे, आप दोनों के अकाउंट्स भी होंगे। वी रियली विश के जितने लोग हैं जो कि सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और इन बच्चों को सपोर्ट करें। सिर्फ इन दो को नहीं, खुद भी आइडेंटिफाई किया करें जरूर कि हम, मीडिया का काम है हाईलाइट करना, आप लोग बैठे हुए हैं जो कि उसको अच्छे से जो है वो टेकअप करके आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा होगा कि हमारे टैलेंट निखर के बाहर आएगा। रायन, और बच्चे भी आपके साथ होते, खेल रहे होते हैं आपकी एज के, जो बड़े मोटिवेटेड हो, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो? जी, अभी जैसे अपकमिंग प्लेयर आ रहे हैं बहुत सारे। अभी जैसे हरमास अली राजा है, उसने भी अभी यूएस जूनियर गए और मेडल लाए, और इस तरह के भी और बच्चे हैं कि वो मेडल्स ला रहे हैं, लेकिन कोई बच्चों को कोई सपोर्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, वो देखिए, हम जब ये बात करेंगे तो आई एम श्योर कि हम सब बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं सुन के। छोटा सा बच्चा बैठ के कह रहा है, बच्चों को कोई सपोर्ट ही नहीं है। वो आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हम सबको रिप्रेजेंट करता है, वो एक गेम में जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने खानदान को नहीं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा फर्ज है कि हम उसे सपोर्ट करें। सो रायन, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह सपोर्ट आपको जरूर मिलेगी। आपने डिसहार्ट नहीं होना, एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच रायन, और आपके पेरेंट्स को भी हम कहेंगे कि हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इन बच्चों पे बहुत राइट डायरेक्शन में मेहनत की है और इनको एक बड़ा फोकस्ड पाथ दिखाया और उसको लेकर चल रहे हैं, एज अ मेंटर लेकर चल रहे हैं, एज अ गाइड, एज अ कोच। आई एम श्योर इस फादर से बढ़ के कौन है जो इस डायरेक्शन में बच्चों को लेकर जा सके, कि खुद तो नाम कमाया था कि फादर के लिए ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि वो कहते हैं, ये सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी ज्यादा नाम उनका रोशन हो। अल्लाह करे ऐसा हो। फैमिली में एक चीज रन होती है तो वो लेगेसी लेके चले। बड़ी बात है कि पाकिस्तान का नाम किस तरह से इस फैमिली ने ऑलरेडी स्कॉश में जो है वो रोशन किया है, और अब जो है वो बच्चे भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से कुछ भी है वो आगे बढ़ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं। एक बात बता रही थी तुम लोगों को जरूरी, अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं।
इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। Top edge high, but all the way for 6. Rodman Powell, he's got great hands, he's a big man. Didn't turn back enough. Umpire thinks yes. 6 wickets to Shane Shah Afridi, his best in Test match cricket. ऑन है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आजकल जनाब है शादियों का सीजन, ठीक है, और शादियों का सीजन आता है तो खवातीन के बहुत मसाइल शुरू हो जाते हैं कि कैसे अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, किस तरह से अपना मेकअप इतना अच्छा करना है ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और वो फटा फटा मेकअप जो होता है ना, अब खैर उसका तो रुझान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जो है वो खत्म हो चुका है कि आपकी बेस फटी हुई हो, बहुत ज्यादा मेकअप हुआ हुआ हो। अब एक सेटल सा अच्छा सा कम मेकअप जो है वो अच्छा होता है, मिनिमल नो मेकअप लुक, मिनिमल से लुक, वो बड़ी अच्छी लग रही होती है। एट द सेम टाइम अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो जाहिर सी बात है आप थोड़ी भी अगर बेस लगाएंगे अपनी, या आपकी अगर स्किन के लिहाज से लेट्स सपोज आपकी अगर ड्राई स्किन है और आपने एक ऐसा मॉइस्चराइज जो है वो फाउंडेशन लगा लिया जो कि आपकी स्किन को मजीद ड्राई करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो बेस है वो उसको क्रैक भी करेगी। ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं आज उनको भी डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम क्योंकि फंक्शंस है आजकल, तो हमने सोचा कि एक जो है आज हम जरा डिस्कस करने हैं कि पार्टी मेकअप किस तरह से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हर कोई अब ऑनेस्टली शुएब देखे हर कोई सैलून जाने का अब मार्जिन भी नहीं होता, इवेंट्स जब चल रहे होते हैं समटाइम्स टाइम भी नहीं होता, टाइम भी ना, मैं वही कह रही हूँ कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप वो मार्जिन निकालें और आप जाएं और अपना मेकअप करवाएं, प्रॉपर लाइन में लगे, एंड देन यू नो इतनी देर का प्रोसीजर हो, उसके बाद आप जो है ना इवेंट पे पहुंच रहे हो। या फिर ऑब्वियसली चार्जेस भी अच्छे खासे होते हैं, तो वो भी लोग अच्छे होता है कि अच्छा घर बैठे अगर कर ले तो हम वो पैसे भी बचा सकते हैं। समटाइम्स इवेंट्स बहुत ज्यादा हो तो बंदा कहता है एक आध दिन खुद भी रेडी हो जाते हैं, फॉर दैट मैटर 2 दिन रेडी हो जाते हैं, एक आध दिन सैलून चले जाएंगे। तो आज हम इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो ज़ाहिर ये बात कि इस मौसम में मेकअप किस तरह से करना चाहिए और आज की वैसे भी ट्रेंड क्या है मेकअप का, प्लस जो सबीर ने बात की कि किसी भी इवेंट पे पार्टी मेकअप अगर करना है तो क्या चल रहा है और कैसे किया जाए, आपको सिखाएंगे इसी शो में। हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। फराह साहब हमें ज्वाइन किया। फराह साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दोबारा इनवाइट थोड़ी सी वाइट नहीं होनी चाहिए, आपको लग नहीं रहा? अच्छा वो भी कर दी।
मुझे लग रहा है हाइलाइटर थोड़ा सा ना, वो मेरी कजन दूसरे सैलून में गई है ना, तो वो जब आती है ना शादी पे ज्यादा चमक रही होती है, तो वो इतना ओवरडू हमसे करवाती है। हमें आप पहले पता होता है ये न्यूड का नाम लेके जितना इस पे शादी पे जब जाती होंगी फराह तो पूछते होंगे किस सैलून से तैयार हुई थी, फलाने सैलून से तैयार हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट भी बदनाम, और ये नहीं बताएंगे कि हमने कहा था कि हमें ऐसी लुक चाहिए। वहाँ ये नहीं बताते बिल्कुल, वहाँ पे ये कह देते हैं वो फलाने मेकअप किया था, अच्छा मेकअप नहीं हुआ। तो ये कोई कहते हैं अच्छा तो कहेंगे हाँ मैंने खुद ऐसा कराया है, मैंने खुद ऐसे गड़बड़ से वो मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। अच्छा, चूंकि इससे पहले बात हुई थी ना कि पार्टी मेकअप कैसे आप खुद सीख सकते हैं, सो आज ये हमने इख्तिमाम यहाँ कर रहा है कि छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मॉडल भी साथ होंगी हमारे, और फराह उन पे वो मेकअप करके आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेहंदी के इवेंट में एज अ गेस्ट जाना है और क्विकली आपने मेकअप करना है, अच्छा मेकअप करना है, न्यूड मेकअप या मिनिमल मेकअप करना है, तो कैसे करना है दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। तो 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है U4 सेंसोडाइन। बरस बीत गए, आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई, जीनत और निजामुद्दीन की कहानी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंग शला बंगाल के नाम, सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? यहाँ की लोक कहानियाँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि यहाँ की तहजीब। उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। अरे नहीं पगली,
मेरे पास डेटा बहुत है। यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। ये जरूरी है पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए। यकीन मानिए चैंपियंस ट्रॉफी को हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, पाकिस्तान का जीत जाना, और हम ये अपना तगमा यहाँ लगा लें और ये कहने कि हम कामयाब हो जाएंगे कि हमने पैसे भी कमाए, हमने स्टेडियम भी बनाए, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हम तगड़ी कौम है। और हर एक पाकिस्तानी का ये फर्ज है, प्लीज मेक श्योर अपने मुल्क के बारे में अच्छा अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा अच्छा लिखिए, बैक कीजिए। आपने मेक श्योर करना है कि हमने बैक करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमने बैक करना है अपने मीडिया हाउसेस को, अपने प्लेयर्स को, अपने मुल्क की इज्जत को। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल डू इट। पाकिस्तान हैज डन इट मेनी टाइम्स बिफोर एंड आई हैव नो डाउट इन द कैपेसिटी ऑफ द पाकिस्तानी। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा वो लोग हो जाएं तैयार, जितनी खवातीन जिन्होंने होना है तैयार, जिन्होंने होना है तैयार। शादियों का सीजन है, आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं है कि आपने पार्लर जाके तैयार होना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, या आपने पैसे खर्चने हैं। आप 4 पैसे बचा के घर में वो मेकअप भी कर सकती हैं। और आजकल कौन सा मेकअप ट्रेंड में है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने अगर मेहंदी के फंक्शन पे जाना है और आपको पार्टी मेकअप चाहिए, तो आज हम आपको यहाँ पर लाइव मेकअप करके दिखाएंगे कि किस तरह का मेकअप ट्रेंड में है और किस तरह से आप अपने मेकअप को कर सकते हैं। फरा हमारे साथ जैसे कि मौजूद हैं, लेकिन हमारी मॉडल शानज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी फरा, आजकल वैसे ट्रेंड किस किस मेकअप का है? जैसे इन्होंने अपनी फ्रेंड की मेहंदी में जाना है या एज अ गेस्ट जाना है, तो मेहंदी के लिए ये खुद कैसे तैयार होंगी? वैसे तो ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती है कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों को खुद तैयार होना सिखा देंगे। नहीं, मेरे पास बाद में कोई भी नहीं आएगा। नहीं, वो हम कह रहे हैं जो लोग जो बड़े कम लोग होते हैं वो, लेकिन हमने कहा क्या पता आप कोई ऐसी सीक्रेट टिप है जब भी ना बताएं वो जानने के लोग आपके पास आए। ऐसे ही है। चले हाँ। अच्छा, तो जो मैट मेकअप होता है वो चल रहा है मेहंदी में पार्टी मेकअप के पर्सपेक्टिव से, या फिर ग्लिटरी या किस तरह का मेकअप? अच्छा, आईज के ऊपर तो ग्लिटर्स खुल के चल रहे हैं ना, ठीक है, मजा आता है। आप क्योंकि मेहंदी के कलर्स आप देखें, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, इस टाइप के कलर्स में फिर आप कलर्स के साथ ही जाते हैं। मेहंदी पे आप खुल के मेकअप कर सकते हैं और अच्छा लगता है। मेहंदी का फंक्शन ऐसा होता है ना। और फिर आप उसमें साथ ग्लिटर्स यूज कर सकते हैं, काजल, डिफरेंट कलर के काजल यूज कर सकते हैं। तो आज हम कैसे लुक क्रिएट करने जा रहे हैं? आज जी हम क्योंकि लोगों के लिए इजी बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा मेकअप हम यहाँ पे करके दिखाएं कि जो वही बच्चियां घर में खुद तैयार होना चाहती हैं वो हो जाएं। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि कॉर्नर बनाए, ये करें वो करें, लाइक कुछ डिफिकल्ट मैं नहीं, कुछ ऐसा करना तो सिंपल सा मेकअप जो है वो अभी हम स्टार्ट जो इजीली ये लोग कर लेंगे। मेकअप होने जा रहा है। शानज़ी आप तैयार हैं? हाँ, यस, चलें। अच्छा, टिप नंबर 1 ये है कि देखिए हमारी जो इस टाइम पे मॉडल है, इनकी स्किन आप देख रहे हैं नीट एंड क्लीन है, बड़ी अच्छी स्किन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब मैंने कहीं ट्यूटोरियल देखा है
है उसमें 4 चीजें 5 चीजें पहले लगानी है तो वो लगानी है, बिल्कुल नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉइस्चराइजर की जरूरत थी, ड्राई स्किन थी, मैंने मॉइस्चराइज कर लिया इनको, ठीक है। अब हम लाइट सा, इवन के आप देखें इनके कुछ सर्कल्स वगैरह, डार्क सर्कल्स भी नहीं है, पूरी करती होंगी। ये फोन कम, हमारी तरफ फोन कम यूज करती होंगी और शान से मेकअप करते बिल्कुल मुस्कुराना नहीं है, लाइंस पड़ेंगी। हाँ बड़ा पता है। आजकल देखा, मैं कह रही थी ना लड़कों को ज्यादा पता है मेकअप का। मैं यही कह रही थी, ये कहते हैं फाउंडेशन नहीं लगाते हैं, फाउंडेशन कम लगाते हैं, आई मीन टू से दैट। देखें नहीं लगाते से कम लगाते हुए आगे आहिस्ता आहिस्ता बनवाएंगे। कुछ लोगों की बात कर जो कम लगाते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं लगाता, पता ही आपको। ना होने के बराबर, मिनिमल बस फाउंडेशन, पाउडर, मस्कारा, आई शेडो, थोड़ा सा कंटूरिंग हो जाती है, थोड़ा ब्लश भी हल्का हल्का, फिर लिप ग्लॉस। ब्लश इसलिए जरूरी है ना, वरना आप बहुत चौकी लगते हैं। नहीं, आईब्रो रहेगी ना, दाढ़ी जो काली होती है। वो 2-3 बाल वाइट है तो करनी पड़ती है, तो सारे सीक्रेट नहीं बताते। 2-3 बाल वाइट है, 2-3 बाल वाइट है, इनके मुंह पे देखें जरा इस वक्त। तो आप बोलो ना, एक्चुअली बहुत अर्ली वाइट बाल आ गए थे। यहाँ बोलो ना कि एजिंग ग्रेसफुली। मैं नहीं, एज नहीं है अभी, मतलब जल्दी आए थे, जो बात है सो है, एट वेरी यंग एज बाल वाइट हो गए। आजकल सबके हो रहे हैं, बता आजकल मेरे पास आती हैं 9th क्लास की 8th क्लास की स्टूडेंट्स हैं और उनके बाल वाइट हो रहे हैं। अच्छा, 9th और 10th क्लास की बच्चियों के हम लोग प्रॉपर ग्रे कवरेज कर रहे हैं। ओके, ये बड़ा कॉमन है आजकल, और आई मीन ये इट्स कॉमन, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। अच्छा, इस तरह शानजे का हम ये भी बताते चले कि इनका जो हेयर स्टाइल है वो ऑलरेडी जो है, हमने क्योंकि वक्त कम होता है तो उन्होंने कर्ल्स बना के उसको भी पिन अप किया हुआ है, तो एंड में जो इनकी फाइनल लुक जब होगी तो फिर हम जो है वो फरा इनकी पिन जब ओपन करेंगी बालों की, तो इनकी फाइनल लुक कर्ल्स की जो है वो सामने आएगी। कर्ल्स इन है आजकल बहुत ज्यादा। मेहंदी के इवेंट्स पे या सिर्फ बारात पे? मेहंदी पे सबसे ज्यादा कर्ल्स के साथ लोग जाते हैं, ब्रेड भी बना लेते हैं, मैसी ब्रेड्स आजकल मेहंदी पे चल रही हैं। वो बहुत ज्यादा चल रही है, मैं वही कह रही थी कि वो परांदे आजकल बहुत ज्यादा इन हैं। हाँ बिल्कुल, वो काफी ये होता है कि जिसके बाल स्ट्रेट है वो कहते हैं कर्ल्स कर दो, जिसके कर्ल्स है सीधे कर दो। ऐसे ही है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि हम ना सेटिस्फाई नहीं होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। जिन लोगों के स्ट्रेट बाल हैं वो कर्ल्स चाह रहे हैं, जिनके कर्ल्स हैं वो कैरेटन रिबॉन्डिंग के चक्कर में पड़े हैं, जिनका राउंड फेस है उनको हम कंटूरिंग किसकी करके देते हैं, लंबा फेस दिखा रहे हैं, यानी लंबा फेस भी प्यारा लगता है, और जिनका लंबा है उनको हम राउंड करके दे रहे हैं, मीन्स के राउंड भी प्यारा लगता है। तो फिर हम अपने आप से भागते हैं, है ना? ये सोचने की बात है, स्ट्रक्चर है उसको एम्ब्रेस नहीं करते। सही, जबरदस्त, अपने आप से भाग रही हैं जो हमें दिया है। खास टिप है आपकी वैसे, जिससे टैप कर रही हैं आप, हम अक्सर देखते हैं समटाइम्स यू आर टैपिंग एंड समटाइम्स आप उसे रब कर रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, टैप करना होता है, टैप करना। जहां पे मैंने फाउंडेशन इस टाइम पे रखी है मुझे वहीं पे उसको प्लेस करना है, वहीं पे प्रेस करना है ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और ये भी होता है ना कि बाजू का वो थोड़ी सी आप फाउंडेशन लगाते हैं, देन आप टैप 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 करके आप उसको उसी को ही आप स्प्रेड करें, तो बजाय इसके कि आप और दोबारा एक ड्रॉप ले एंड देन आप पूरी केकी कर दे, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। वो केकी क्यों कहते हैं सभी, कोई केक की तरह लगता है? नहीं, वो केक की क्यों कहते हैं नहीं, केक के ऊपर क्रीम जिस तरह बहुत सारी होती है ना, तो वो हल्ला में किस चीज से कंपैरिजन करें, बट स्टिल वो केक ही इसलिए भी कह रहे होते हैं कि केक के ऊपर क्रीम काफी ज्यादा होती है ना, तो आपके फेस के ऊपर ऐसा लगता है कि क्रीम बस थोप दिया मुंह के ऊपर, केक पे मुंह मारा होता है, केक पे मुंह मार दिया। तो पुराना जमाना था, अब नहीं है ऐसा। हाँ, तो अब नहीं, अभी बड़े जमाने ऐसे हैं, अभी बड़े लोग अभी भी हमारे पास बताएं हम लोग बहुत हैवी मेकअप कराने आते हैं। ओके, तो उनको ये समझ नहीं आती कि उनकी अपनी शादी नहीं है, वो जो क्रेडिट है नहीं, देखिए सभी नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। ओके, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें, आपका मुंह आपकी मर्जी, जो जैसे आप। लेकिन अच्छा फरा ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बारात के इवेंट्स के लिए अगर औरतें तैयार होने आती हैं, लड़कियां तैयार होने के लिए, अच्छा दोनों तैयार होती हैं, मतलब दोनों औरतें भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, ये कह दें। तो वो अपनी जो शादीशुदा होती हैं, औरतें लड़कियां बनने जो आती हैं, वो नहीं सुने तो सही, देखिए वो फरा ऐसा होता है कि वो अपनी शादी के अपने बारात के लहंगे लेके आती हैं एंड देन वो तैयार भी वैसा होके जाती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि दुल्हन के सर पे दुपट्टा होता है और इनके सर पे दुपट्टा नहीं होता। ये तो बहुत ज्यादा होता है, ये तो बहुत ज्यादा होता है कि अपनी शादी के बाद जब उनकी पहली कोई शादी आती है, भाई की शादी आ गई है, बहन की शादी आ गई, तो उन्हें अपना जोड़ा निकालना है और प्रॉपर फिर मेकअप हैवी, भाभी से ज्यादा अच्छा लगना है कम पैसों में, कि इनका भाभी का वही सेम मेकअप हो रहा होता है, अच्छे खासे पैसों में इनका वही मेकअप पार्टी मेकअप के नाम पे। अब मैं बातों में लग गई। वैसे कोई आके कहता भी है आपको इस तरह के मुझे ऐसा तैयार करो कि दुल्हन से ज्यादा प्यारी लगूं? बहुत लोग कहते हैं, मतलब हमारे पास ये भी आते हैं कि अच्छा मेरी कजिन्स आएंगी, उनको आपने ये वाली लुक नहीं देनी है, अगर वो कहेंगी स्मोकी आइज बनाओ तो आपने नहीं बनानी, सिर्फ पूरे फंक्शन में मेरी स्मोकी आइज होनी चाहिए। मुझे वो भी पे कर रही है। कौन लोग हैं भाई आप लोग, कौन है? ये बहुत ज्यादा कैसे होता है आप लोग
लोगों के पास ये करने का, कहीं पे शादी पहली बात तो ऐसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है आपको शादी पे जाना हो, और स्पेशली अगर आपके घर का फैमिली का इवेंट है तो आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आपने इतना सोचना है कि फलाने का ये क्या और वैसा कि भाई तैयार हो जाओ, छोड़ो जान छोड़ो। मैं तो अच्छा हमारा तो इजी सीन है ना, हम तो चाहते हैं सब एक जैसे लगे ना, हम कहेंगे यार ट्विनिंग करेंगे, सब एक जैसे लगे, ड्रेसिंग भी जैसी हो, हेयर स्टाइल भी जैसा हो, ऐसे होता है एक थान लेते हैं उसी के सारे कपड़े बना लेते हैं। अच्छी बात है ना, इट्स अ गुड थिंग, आपके इतना स्ट्रेस आप लोगों का कम होता है। बिल्कुल, थैंक यू। लेकिन आप क्यों नहीं करते ये काम? सही बात है, मैं कर लेना चाहिए। हमें होता है अच्छा हमें तो पता चल जाए इससे पहले कि अच्छा फलानी ने फलानी ब्रांड का ड्रेस पहना, ना ये नहीं पहन के जाएंगी वो, ये उसको बक्से में बंद कर देंगी। नहीं शोएब, वो ड्रेस तो दूर की बात है, वो ब्रांड भी आपने नहीं पहना। अच्छा मामला यहाँ तक खराब हो चुका है। ये मामला यहाँ तक खराब है, और ये दिमाग क्या बोलते हैं, दिमागी मसला नहीं मतलब ये होता है दिमाग का फतूर है, दिमाग का फतूर है, एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूं। इस फतूर को ठीक करें जी, ये आपका कसूर है, इसको ठीक करें। अच्छा इस वक्त मैं देख रही हूँ फरा कि आपने शानजे की बड़ी नेचुरल बेस बनाई है, जी, नंबर वन। सेकेंडली ये कि आपने उनकी स्किन टोन को ही मैच किया है, बजाय इसके ये नहीं आपने किया कि उसको, या आपने एक टोन डार्कर नहीं किया, आपने एक टोन लाइटर नहीं किया, एग्जैक्ट मैच किया। एग्जैक्ट है। अच्छा पाउडर में भी फर्क जैसे हम देखते हैं, समटाइम्स तो टोन आप डाउन कर रहे होते हैं बेस के अकॉर्डिंगली, बट समटाइम्स हम देखते हैं वो लूज पाउडर वो जो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा होता है, वो भी बड़ा इन है आजकल। वो भी इन है, डिपेंड करता है ना आपको कवरेज कैसी चाहिए। थोड़ी सी हैवी कवरेज चाहिए, जैसे आपने बहुत लाइट फाउंडेशन लगाई है तो आप इससे बहुत अच्छी कवरेज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह। बड़ा जबरदस्त सा मेकअप इस वक्त जो है वो शानजे का हो रहा है। अच्छा शोएब देखिए जो ड्रेस का कलर है ना, वही आई शेडो का कलर, और अच्छा भी इसी तरह से लग रहा होता है कि आप उसको मैच करते हैं सो दैट आपका ड्रेस आपके मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। ट्रू। अच्छा जो ग्लिटर होता है इसमें सभी दो कलर होते हैं, सिल्वर एंड गोल्डन, या और भी कलर होते हैं? अब ग्लिटर हर कलर, रेड कलर का ग्लिटर अब आ गया, ये सोचें। एनीहाउ अच्छा आप ये करी हैं फरा कंटूरिंग, राइट? बहुत लाइट बिकॉज इनके फेस को ऐसा कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। और रियल लाइफ में आप देखें तो मॉडल्स की अलग बात है, उनको बहुत हैवी कंटूरिंग की चाहिए होती है। अगर रियल लाइफ में आप इतनी कंटूरिंग करेंगे ना, लाइंस क्रिएट करेंगे फेस पे, तो ना तो वो कैमराज ना उस तरह से होते हैं, तो वो बड़ी बुरी पिक्चर्स आ रही होती हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता बंदा। बट समटाइम्स ये भी होता है कि वो जो कंटूरिंग है वो इन रियल लुक अच्छी नहीं लग रही होती, पिक्चर्स में बहुत अच्छी आती है। ऐसा भी है बिल्कुल। फरा ने बिल्कुल अपना हाथ नहीं रोका, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल होता जा रहा है मेकअप, और आईज मेकअप इज वेरी नाइस माशाल्लाह। और हम उनको ना डिस्ट्रैक्ट भी ज्यादा नहीं करें, हम खुद बातों में इसी वजह से लगे हुए ताकि फरा जल्दी जल्दी हमें लुक। और मैं मजे की बात है, अच्छा है कि आप लोग खुद बातें करें, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ। अगर मैं बातें करूंगी तो फिर मैं बातें ही करूंगी, फिर मैं मेकअप नहीं करूंगी। तो कंसंट्रेशन आपकी हम डाइवर्ट नहीं करने होने दे रहे। इज दिस हाइलाइटर? जी हाइलाइटर है ये, पता मैंने सारा है ना, करते हैं ना आप मेकअप इसलिए। नहीं मेरे साथ मेकअप हो रहा होता है ना, मैं क्या करूँ। अच्छा जी लैशेस आप लगा रही हैं, वैसे इतनी वैसे लॉन्ग लैशेस हैं ऑलरेडी शानजे की, जरूरत नहीं है वैसे, क्या करूँ लगाऊं कि मेरा ख्याल है ना लगाएं ज्यादा बेहतर नहीं है। नहीं लगाते ही मुझे वैसे ही अच्छी लग रही है, इसकी अच्छी लग रही है। और आप अभी इसको मस्कारा जब लगाएंगी कर्ल करके तो वो ऑलरेडी उसकी लैशेस उठ जाएंगी। हम मस्कारा लगा देते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। नाइस, दैट वाज अ वेरी इजी थिंग, आपने पूरा मेकअप किया है, क्विक भी था, जिस तरह से आपने किया वो वाकई मुश्किल नहीं लगा। ये तो शान से खुद भी कर लेंगे। पूछेंगे उनसे वैसे अक्सर ये भी होता है ना कि देखने में हमें बड़ा लग रहा होता है कि नहीं कहना आसान है, खुद कर लेंगी, जाहिर है वो जो फरा का हाथ है, वो जो टेक्निक है, कई साल लगते हैं आपको वो सीखने में, और उसके बाद आप वो ट्रांसफर आगे लोगों में करते जरूर है, लेकिन अगेन उस्ताद तो उस्ताद है ना। सही बात है। अच्छा नहीं शोएब, वैसे मैं लिपस्टिक तक सीधी नहीं लगा सकती, मेरी लिपस्टिक भी टेढ़ी हो जाती है। मैं मजाक नहीं करी, मैं ब्लश ऑन लगाना शुरू करती हूँ, मेरा एक चीक जो है वो ज्यादा लाल हो जाती है, किसी ने चपेट मारी एक साइड में, और दूसरा जो होता है ना वो लाइट होता है, तो दूसरे से चपेट मार के भेजा हो। नहीं मार के नहीं भेजा हुआ, अब बड़ी होगी ना, बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी। मतलब करतूत ऐसे होंगे तुम्हारी, शरारती होगी, बहुत ज्यादा शरारती थी मैं, बहुत एक्सट्रीम किस्म की शरारती। सरीन आपने किया बच्चों को, जब बच्चियां स्पेशली मेकअप बॉक्स लेके बैठ जाती हैं और फिर पूरा मेकअप करते हैं? मुझे कभी शौक नहीं रहा, पता नहीं, वो शायद ये भी एक वजह है कि वो बहनें होती हैं ना आपस में, तो वो बैठती हैं, तो वो तो मेरी कोई बहन नहीं है, मैं भाइयों में पली बड़ी हूँ, तो वो भी एक थोड़ा सा तो वो शायद वो वाला है, अम्मी को ज्यादा मेकअप, अम्मियों को इससे आपको पता इतना शौक नहीं होता, तो वो भाइयों के दरमियान आप क्या ही इतना मेकअप का सीख, तो वो मैंने ना तैयार होते देखा किसी को, तैयार हुई, इसी वजह से आज तक वो हाल है कि मुझे एक लिपस्टिक तक नहीं लगानी आ रही होती। लेकिन सीखें अभी वो लगा रही है लिपस्टिक, तो मैं टेक्निक देख रही हूँ कि वो किस तरह से लिपस्टिक जिस तरह वो लगा रही है, खुद लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है? ब्रश से इट्स डिफिकल्ट कि आप खुद अगर आपने लगाना। एंड अगेन इट डिपेंड्स ना कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। प्रैक्टिस चाहिए, एंड मुझे ये लगता है कि लिपस्टिक आप खुद ज्यादा बेहतर लगा सकते हैं। वो आर्टिस्ट वाला काम है ना, पेंटिंग वाला काम है।
اینڈ مجھے ایک چیز یہ بھی اچھی لگ رہی ہے کہ وہ آج کل جو رجحان ہے نا موٹے موٹے لپس کر دینا, اپنے لپس تو کہیں نظر ہی آنےسٹلی جو اوپر والے لپس ہوتے ہیں ان کو ایسے شیپ دینا اینڈ دین پورے منہ پہ آپ کی ایک چونچ نظر آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں میک اپ ایکچولی میں کہتی ہوں یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اپنے فیچرز ہیں جسٹ ان کو انہینس کر دیا جو ان کی بیوٹی کو. میک اپ مینس ٹو انہانس یور فیچر ناٹ ٹو چینج یور فیس. جی بالکل. اور آپ نے ویسے کیا بھی یہی ہے کہ آپ نے انہی کے شیپ جو ہے لپس کی آپ نے اس کو چینج نہیں کیا, آپ نے اس کو صرف فل کیا. پورے ان کے فیشل فیچرز ہیں وہ بالکل یہ دیکھیں جیسے فیچرز ہیں وہی ہیں جسٹ انہانس ہوئے ہیں. آلسو ویری سٹل میک اپ, بہت لائٹ سا ہلکا پھلکا, ویری نائس, اور بالکل ڈریس کے ساتھ جا رہا ہے. ویری نائس ویری نائس, بہت زبردست. سو اب ہم ذرا کرلس اوپن کر لیتے ہیں اینڈ دین شی از ڈن. میک اپ تو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے نا. کہہ رہی ہیں لیشز لگاؤ. اچھا چلیں لگا دیں یہ تو جو ان کی خواہش ہے. ٹھیک ہے شانزے جیسا کہیں گے بیکاز شانزے زبردست. ٹھیک ہے. شانزے نے ایگری کیا ہوا ہے اب ان کی سننی بھی پڑے گی تاکہ دوبارہ بھی آئے نا. نہیں ٹھیک ہے جو شانزے کہہ رہی ہیں. چلے جی. اچھا ہوتا ہے نا کچھ لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے لیشز لگوانا, کچھ کو ہوتا ہے کہ نہیں لگوانے, تو اپنی بھی چوائس کی بات ہے. ہاں چلے یہ وہ جو ڈیمانڈس کی ہم بات کر رہے تھے نا بریک میں بھی, اور بریک سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ کلائنٹ کی اپنی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ ایسے کریں, بعض اوقات اب جیسے لیشز لگانا ان کی ایک اچھی ڈیمانڈ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو چاہیے لیشز. یہ بھی میں چاہوں گا ذرا دیکھیں کلوز کیمرے میں, یہ دیکھیں جی, دیکھ بھی لیں کہ کیسے لگا رہی ہیں. یہ مڈ میں ہم اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آؤٹر کارنر پہ پریس کر دیں اور پھر انر کارنر پہ پریس کر دیں. اوہ دیٹس این ایزی تھنگ. نائس, ویری ایزی. اور پھر اس کو اتارنا بھی آسان ہی ہو جاتا ہے. اتارنے کے لیے ہوتا ہے جسٹ آپ آؤٹر کارنر سے ایک دم سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. بھائی اپنی لیشز میں کھینچ لیں پتہ چلے معاملہ خراب ہو جائے, وہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور پھر اکثر جب اس کے بعد بابر لگوانی پڑے. نہیں صحیح بات بتا رہی ہوں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیڈنٹلی اگر ایسا کچھ کر دیں تو واپس آنی بڑی مشکل, کیونکہ ایک سائیکل ہوتا ہے نا, سائیکل ہوتی ہے لیشز کی بھی. آپ کی لیشز گرتی ہیں دین 3-6 months کا ایک سائیکل ہوتا ہے, دین آپ کی لیشز واپس آ رہی ہوتی ہیں, تو لوگ بڑا ویٹ کرتے ہیں اس کے لیے. پھر تو ایکسیڈنٹلی یہ تماشے مت کریں اپنے ساتھ. پھر لیشز کی جو گلو ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے, آپ اچھی لیشز خرید لیں, آپ اچھی گلو اس کے ساتھ استعمال کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا لیشز میں بھی وہ ہوتا ہے لینتھ, بالکل لینتھ کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں, تھک بھی ہوتی ہیں, تھن بھی ہوتی ہیں, بڑی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ آرٹیفیشل لک کریٹ کر دیتی ہیں, وہ نہیں اچھا لگتا. نہیں اچھا لگتا, لیکن ہمارے پاس آ کے وہ بھی لوگ لاتے ہیں, اور میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ اپنی پھر لے آئیں, ہم آپ کو وہ پیسے چھوڑ دیں گے, آپ لے آئیں. اور وہ باربی ڈالز والی نہیں لیشز اتنی عجیب جو لگتی ہیں وہ والی بھی لگاتے ہیں. اچھا کچھ تو ہوتے ہیں لیشز کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے وہ نگ سے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے وہ لگائے. اچھا پھر آئی ڈونٹ نو کہ بیکاز لیشز کا ویٹ اچھا خاصا ہو جاتا ہے آپ کی آنکھوں کے اوپر, اور آپ کو بار بار بہت جو ہیوی ہوتی ہیں بہت اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں تو کبھی بھی نہیں لگا پا رہی ہوتی, میں نے اپنی لیشز آلموسٹ گرا دی ہیں ساری, لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا آج تک کہ میں وہ لگا کے کافی ٹائم تک اس کو رکھ سکوں. اچھا آپ نے لائنر نہیں لگایا؟ ابھی لگانے لگی لیشز کے بعد. لائنر بھی ایک ٹیکنیکل کام ہے. ہاں میرا خیال ہے جس کو لائنر لگانا آتا ہے وہ اچھا میک اپ سیکھ سکتے, نہیں آتا نا آپ اس کو میک اپ آرٹسٹ نہیں کہہ سکتے. بالکل میری نظر میں آپ کی اپنی نظر ہوگی. اچھا خیر آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کبھی کیا آپ بیوٹیشین ہیں, کیا آپ اپنا سلون رن کرتی ہیں, یا پھر آپ گھر میں بہت اچھا میک اپ کر لیتی ہیں کہ کوئی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے اور آپ کی کزنس, آپ کی پوری فیملی آپ کے پاس تیار ہونا چاہتی ہے. سو آپ اگر کمفرٹیبل ہوں تو آپ ہمیں اپنی پکچر ضرور بھیجیں کہ آپ یہ میک اپ کرتی ہیں یا آپ کو یہ میک اپ پسند ہے یا آپ نے اپنا میک اپ کیا ہوا, تو ہمیں پکچر ضرور شیئر کریں سو دیٹ ہم بھی انسپائر ہوں کہ آپ کس کس طرح کی لکس کریٹ کر سکتے ہیں. مہندی کی ہو, بارات کی ہو, برائڈل لک ہو, آپ ہم سے ضرور شیئر کریں سو دیٹ. اور پھر اگر آپ کی پرمیشن بھی ہو obviously اس کے ساتھ, تو ہم ایک دن ایسا بھی کریں گے کہ ہم وہ پکچرز اکٹھی کریں, دین آپ کا نام, آپ کے شہر کے ساتھ ہم ان پکچرز کو جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں بھی, سو دیٹ یو نو ہم جو ایک بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری فیملی, تو وہ آپ ہماری فیملی ہیں, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح سے آپ لوگ ہمارے ساتھ انکلوڈ ہوتے ہیں اس ساری ایکٹیویٹی میں. اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ انکلوڈ ہوں اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. صرف ایسا نہیں تھا کہ ہم ایک لک کریٹ کریں دین آپ ہم سے سیکھ رہے ہیں, اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں سے ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈو لیٹ اس نو, اسپیشلی شعیب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی اپنے بزنسز رن کر رہے ہیں, ہے نا, اسمال بزنس ہوتے ہیں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں آپ نے کوئی پارلر اپنا کھولا ہے, اپنے گھر کے اندر, گھر کی بیٹھک میں اکثر لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں ضرور بھیجیں سو دیٹ ہم آپ کے بزنس کو بھی پروموٹ کر سکیں یہاں بیٹھ کے. اور بتائیں کتنے ٹیلنٹڈ آپ ہیں, ذرا ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے نا, ٹیلنٹ تو سامنے آنا چاہیے, اٹس ویری امپورٹنٹ. نئی نئی لکس آپ کریٹ کریں, بڑا اچھا ہو جائے. اچھا تو یہ لائنر جو ہے نا واقعی ٹیکنیکل کام تھا, ویری ٹیکنیکل. اس پہ تو فرحان نے بالکل ایک لفظ نہیں بولا کہ نہیں, ایک وقت انہوں نے کہا ایک کام کروں گی اور وہ ہے میک اپ. اور سیریسلی ورنہ میرا دھیان ادھر ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر دیں. بات ہے.
चले जी, ऑलमोस्ट डन है ना। अब हम आप इसको सिर्फ आप जस्ट lashes मस्कारा को करेंगे mascara- और बस आईज क्लोज ही आप रखो, मैं तब तक इनकी पिंस जो है वो करती हूँ। ओके जी, कर्ल्स जो किए हुए थे अब वो पिन थे, अब पिन्स खुलने लगी हैं। अब पिंस खुलते हुए शांति आप खुद से अपने आगे से ये टिश्यूज जल्दी भी कर लो। हटा लें, सो दैट आपकी लुक भी हमें नजर आए। ये भी लोगों को पता होगा, खवातीन को भी, कि हमारे कपड़े खराब ना हो जाए पाउडर गिरने से, फाउंडेशन लगने से। ये जरूरी है, हाँ, because वरना neck पे वो भी लगे होते foundation- कपड़ों में बेस लगी होती है। हाँ, तो आपने जब बचाना है इसको तो आप उस पे जो है टिश्यू जो है वो प्लेस कर देते होते हैं। क्या कर्ल्स करने के बाद पिन्स लगाने से कर्ल्स ज्यादा देर तक टिक जाते हैं? जी, अगर ये हम लोग उसी टाइम इनको पिन अप ना करते तो अब तक ये बेचारे आधे खुल चुके होते हैं। क्योंकि शानजे के जो बाल हैं वो बड़े हैवी बाल हैं, तो वो जी। हैवी बाल स्पेशली वो तो कर्ल्स टिकते ही नहीं है उन खुल पे। जाने थे अभी तक। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अभी शांजे की ये जो लुक इस वक्त हमें देख रहे हैं ना सारे, देखें इनका हाइलाइटर अच्छे तरीके से ब्लेंडेड और एक जगह पर नजर आ रहा है, फैला हुआ नहीं है बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा ग्लिटरी लुक भी नहीं दे रहा, और जो एक साइड एंगल है ना वो बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है ना वो हमारे सामने आया है। अब इसमें हमने सारा कुछ किया है, लाइक आप देखें हमने सारे स्टेप्स किए हैं, लेकिन बहुत उसमें लिमिट में रहते हुए सब कुछ किया है, और फिर जितने मेरा ख्याल रिक्वायर्ड है- थे। और मेरा ख्याल है यही एक जो हम टेक्निक की बात करते हैं ना श्रेया, वो यही है कि लेस इज मोर। Yes. मेकअप में इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाए कि लेस इज मोर। जितना कम आप यूज करेंगे मेकअप, आप उतने अच्छे नजर आएंगे। हैवी मेकअप अच्छा मेकअप नहीं होता मेरी नजर में। मेकअप को खूबसूरत बनाया जाता है, आपकी एक एस्थेटिक सेंस होती है कि आपने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना बट समटाइम्स अगर किसी की चॉइस हैवी मेकअप तो इट्स फाइन। है। आपके अंदर मेरी रूह आ गई अभी। नहीं, बच्चा नहीं लग रहा था मेकअप के मामले में, वो नहीं हो था। सकता है खुद अच्छा लग रहा हो ज़मीन। ठीक है, हाँ वो अच्छे लोग हैं, वो जो कहते हैं ना कि हम अपने लिए तैयार होते हैं, it's fine, हम अपने लिए इट्स गुड, आप अपने लिए तैयार हो, आप अपने आप को अच्छे लग रहे हैं ना, इट्स ओके। अच्छा, तो जबरदस्त कर्ल्स देखें, बहुत प्यारे कर्ल्स डले हुए हैं, और ये कर्ल्स आप खोल रही हैं साथ साथ इनको शान से? बस थोड़े से लूज किए। ओके, थोड़ा लूज किए हैं। अच्छा, कर्ल्स को भी हम डिफरेंट कर सकते हैं ना, इस तरह हमने ऐसे भी छोड़े हुए हैं, Okay. हम चाहें तो इनको इस तरीके से सेटल भी, ये देखें अक्सर आपने एक देखा wave सी होगा, आ ये जाएगी। देखिए एंड देन आप एक साइड से बैक पे कर लें, एक से फ्रंट पे कर लें, वो भी एक रुक नहीं, अभी ऐसे अच्छे ये लग रहे हैं, देखें। अच्छे लग रहे हैं, अभी अच्छे लग रहे हैं, हम बता रहे हैं, ना छेड़े अभी। हाँ, चलें, चलें जी, लास्ट मैं ये है कि हम मस्कारा कोटिंग कर रहे हैं एक मस्कारा की, सो दैट जो लैशेस लगवाई हैं शांजे ने उनको अच्छे से हम दिखा सक रहे हों। नाइस। और देखें, जस्ट इन फ्यू मिनट्स मेकअप इज डन। और अब अच्छा क्या हो जाए कि हम इस टूल को भी हटा दें, सो दैट एक खड़े होके शांजे एक वॉक करके प्यारी सी हमें क्या बात है जी। फरहान शान से प्लीज अगर आप फ्रंट पे आ जाए, हम चाह रहे हैं जरा जो फाइनल लुक है नाज़रीन को हम दिखा भी दें कि बहुत कम टाइम में इन जस्ट फ्यू मिनट्स फरहान ने इनकी एक लुक क्रिएट की है। बहुत प्यारा सा मेकअप, मिनिमल मेकअप इसे कह लें, या यूं कह लें कि बहुत कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल, और फिर वो शानजे की लुक रेडी है। शानजे का हम आपको क्लोज शॉट भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, लेस इज मोर, वो आपको हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि थोड़ा अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी और सटल सी लुक जो है वो क्रिएट हो सकती है, बिकॉज आपने ग्रेसफुल लगना होता है, केक की मेकअप अच्छा नहीं लग रहा होता। चले मेरी नजर में, ब्रेक की तरफ बढ़ना है अब। मेरी नजर में नहीं, आपकी नजर ठीक है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आया हूं। जो चीज़ आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है। मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है। ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है। थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाके? कितने गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनका, कितने हो तमाला वाली तां गई।
1, 2, 3, check. Season 1. माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। ओए नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक बहुत ही अहम मसले पे हम बात करने जा रहे हैं, जो है शुगर। हम डायबिटीज़ की बात तो कर रहे होते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इलाज किस तरीके से मुमकिन है।
آپ کی اس کی ریزنز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی جینیٹکس میں ہے یا پھر ہم کہتے ہیں نا فیملی میں رن کر رہا ہو تو آگے آپ کا لائف سٹائل، obviously آپ بھی ہو سکتے ہیں جو پہلے انسان ہو جو کہ اپنی فیملی میں ڈائبٹیز کو شروعات کریں. سو یہ سارے کوشچنس ہم سب کے مائنڈ میں ضرور ہوتے ہیں. لیکن آج کل جو ایک اور چیز انفارچونیٹلی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ شوگر کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہیں کہ شوگر ہائی ہوئی اور شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے آئی سائٹ متاثر ہو گئی، یا ہم ایسے بہت سارے مریض اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کی نظر چلی بھی جاتی ہے، دین سرجریز ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے جو وین ہے وہ اس کی لیکیج ہو گئی ہے، یا اور بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ نظر سے جڑی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایسے میں کیا علاج ہے اس وجہ سے اس کا؟ کتنی آپ کی شوگر ہائی ہو جائے کس طرح کا رسک ہوتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ متاثر ہوتی ہے یا چلی جانے کا خدشہ ہوتا ہے یا چلی جاتی ہے؟ سو آج ان سارے فیکٹرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے کوشچنز آپ کے مائنڈ میں، کافی کوشچنز ہمارے مائنڈ میں ہوں گے. ظاہر ہے ایکسپرٹ سے رائے لینا بہت امپورٹنٹ. اور ایک ایسی شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، کتابیں بھی وہ ماشاءاللہ لکھ چکے ہیں. اور جب میں نے کہا سماجی کارکن، تقریباً 13 لاکھ سے زائد افراد کا وہ علاج کر چکے ہیں ماشاءاللہ، اینڈ فری آف کاسٹ یہ وہ علاج پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں 47,000 سے زائد ایسے افراد ہیں جن کی بینائی چلی گئی تھی. بینائی واپس لانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے، ان کا بھی اور ان کی ٹیم کا بھی. ڈاکٹر جنید نے آج ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی میں خیریت سے ہوں. آپ لوگ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو ہم نے کچھ فگرز شیئر کی ناظرین سے، لیکن بنیادی سوال یہ جو ڈسکشن میں سبین نے بھی آغاز کیا کہ ڈائبٹیز سے آپ کی بینائی متاثر ہو جائے یا چلی جائے، کیا سب کی متاثر ہوتی ہے جن کو بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے، یا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کا خیال نہیں رکھ رہے، کنٹرول نہیں رکھ رہے یا مینج نہیں رکھ رہے، ان کی بینائی زیادہ متاثر ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو شوگر ہے جتنے مریضوں کو بھی ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی نظر متاثر ہو. اس میں کئی فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا شوگر کنٹرول نہیں رکھ رہے ہیں ان میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ڈیفینیٹلی کہ اپنا شوگر کنٹرول رکھ رہے ہیں اس میں اس کا خطرہ کم ہے. اور اس میں جو ایک تحقیق ہے اس میں ایک اسٹیمیٹ کے مطابق شوگر کے ایسے مریض اس میں تقریباً جو 30% لوگ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کی شوگر کے ساتھ نظر متاثر ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنی آنکھوں کو ریگولر چیک کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ جو شوگر سے نقصان کا جو خطرہ ہے وہ کم سے کم ہو. ڈاکٹر صاحب اچانک سے نظر چلی جاتی ہے یا آہستہ آہستہ نظر کم ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ دھیان نہیں دے رہے ہوتے، یا پھر ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے شوگر شوٹ کی ہے، ایک دم سے زیادہ ہوگی اور اس سے ایک دم سے بینائی چلی گئی ہے، یا لوگ ریگولر چیک اپ نہیں کروا رہے ہوتے، وہ آہستہ آہستہ کر کے جا رہی ہوتی ہے؟ کیا کس طرح سے یہ ہوتا ہے؟ اصل میں جو شوگر ہے نا یہ ایک ایسی بیماری ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چیک ہی نہیں کروا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہماری نظر ٹھیک ہے، ہمیں تو بالکل صحیح نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ بغیر علامات کے جو اپنا نقصان ہے ان کا جاری ہوتا ہے. بظاہر نظر بالکل ٹھیک ہوگی، آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا، لیکن اندر سے جو پردہ ہے آپ کا جو ریٹینا ہے اس کو وہ نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ جی ابھی میری نظر خراب ہوگی اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی، علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کا چیک اپ کرواتے ہیں. ڈاکٹر کیسے پتہ چلے گا؟ اکثر مریض ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ ہی نہیں آئی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پردہ متاثر ہو رہا ہے، وہ کیا سمٹمز اس کے کیا ہوتے ہیں جن پہ دھیان دینا ضروری ہے؟ اس میں جو سمٹمز ہیں جن پہ دھیان دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر اگر آہستہ آہستہ دھندلی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو اگر نظر میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ وارننگ سائنز ہیں. اس کے بعد آپ کو کسی بھی آفٹھلمولوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے. اس میں پھر جو شوگر کی وجہ سے جو ایک بیماری ہوتی ہے اس کو ڈائبیٹک ریٹیناپیتھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ شروع ہو چکی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پھر بڑا ضروری ہے. یعنی اس میں آپ ویٹ نہ کریں کہ جی آپ انتظار کریں گے کہ جی آپ ویسے بھی ریگولر چیک اپس کو پریفر کریں جب آپ کو ڈائبٹیز ہے. چونکہ پاکستان میں ڈائبٹیز کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو ایسے میں کیا پاکستان کے پاپولیشن میں زیادہ خطرہ ہے اس طرح بینائی کا متاثر ہونا یا چلے جانا، بیکاز شوگر بہت زیادہ ہے یہاں پہ آلریڈی؟ ایکچولی اگر آپ دنیا میں اگر ہماری پوزیشن دیکھ لیں تو یہ ایک بڑی ہی میں کہتا ہوں کہ ایک انتہائی الارمنگ ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان ڈائبٹیز کے کیسز کے حوالے سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے. تو یہ ایک بہت انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی، پیشنٹ کو خود بھی
ایک پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ اگر نہیں لیں گے تو خدا نخواستہ آنے والے وقتوں میں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ زیادہ دور نہیں، چند برسوں میں یہ تعداد لاکھوں میں جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے بلائنڈنس کاز ہو سکتی ہے، لوگ بالکل نابینا پن کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس لیے جو ریگولر آئی چیک اپس ہیں اور اس کے علاوہ جو اپنے شوگر لیول کی مانیٹرنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ بلائنڈنس سے بچ جائے. اوکے اچھا، کسی کی بینائی چلی گئی اور پھر آپ کے علاج سے واپس آ گئی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ علاج کس طریقے سے ہوتا ہے کہ بینائی تو متاثر ہونا لیکن چلی جانا اور پھر واپس آنا، کیونکہ 47,000 سے زائد لوگ ایسے جن کی بینائی بحال کرنے میں آپ نے رول پلے کیا ہے، تو بحال کیسے ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیں ہر بیماری میں کئی سٹیجز ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھیں کہ جو ہماری سائڈ ہے، جو پریونٹیو سائڈ ہے، یعنی پبلک ہیلتھ جس چیز پہ فوکس کر رہی ہے وہ پریونشن پہ کر رہی ہے کہ لیٹر آن ایک دفعہ آپ نے ڈیزیز آپ کو ہو گئی اس کے لیے تو پھر آپ ٹھیک ہے اس کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، اور پھر جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ کس حد تک ٹریٹمنٹ اس کا کامیاب ہے اور کس حد تک نہیں ہے، یہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو پردہ ہے، جو ریٹینا ہے، اس میں ڈیمیج کتنا ہے. تو اگر وہ ارلی سٹیج ہے تو پھر تو وہ ڈیمیجز کور ہو جائیں گے. اس میں کئی ساری آج کل ٹریٹمنٹ ریجیمنٹس ہیں، مثلا ویسٹرن ہے اور کئی ایسی ساری چیزیں ہیں، آنکھوں کا لیزر ہو رہا ہے. تو وہاں پہ وہ جو خون کی نالی ہیں جس میں اس وقت خون آ چکا ہے یا اس میں لیکیج پیدا ہو چکی ہے، وہ لیکیج بند ہو جائے گی اور آپ کی نظر دوبارہ ریسٹور ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بہت زیادہ آپ نے لیٹ کیا، آپ کی نظر کم ہوتی رہی ہے، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، اس کیس میں یہ ہے کہ پھر وہ ڈیمیج اتنا، فار ایگزامپل ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ہو گیا تو ڈیٹیچمنٹ ہونے کے بعد بھی ری اٹیچ بھی ریٹینا ہو سکتا ہے، لیکن سٹل جتنا آپ اس کو دیر کریں گے اتنی اس کی کمپلیکیشنز بڑھتی جائیں گی اور آپ کے ریکوری کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. اس لیے یعنی یہ جو ٹائملی انٹرونشنز ہیں دونوں طرف سے، یعنی ایک تو ہماری پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ پر 1 ملین پاپولیشن آپ کو صرف ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے، یعنی ایک تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں یعنی جو شوگر کے حوالے سے، بلکہ میں تو اس سے بھی پچھلی سٹیج پہ جا رہا ہوں. شوگر تو بعد میں آپ کو بہت سارے لوگ ہمارے رپورٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جی ان کو شوگر ہے، یعنی وہ شوگر کا ہونا، اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جانا یا بغیر علامات کے چیک کرنی، تو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی اویئرنیس والی ایک سٹیج آ جاتی ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ڈاکٹرز آتے ہیں ہم شوگر سے متعلق جب بات کرتے ہیں تو یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کوئی ایک کوئی زخم خراب ہو رہا ہے یا مطلب دانت خراب ہو رہا ہے، منہ خراب، کوئی سمٹمز کوئی ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ شوگر اتنی ہائی ہوئی ہے. دوسرا یہ نا کہ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثلا اس میں جو بلڈ کے اندر رینڈم شوگر ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ابھی اس میں ایک سٹینڈرڈ ہے جو ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے اندر HbA1c جو خلیے کے اندر آپ کو بتائے کہ جی آپ کا 3 منتھس کا ایوریج کیا تھا اور واقعی یہ ایوریج آپ کا ٹھیک آ رہا ہے. یعنی بہت سارے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ابھی چیک کیا ہے تو میرا 100 تھا، تو آپ بات ٹھیک کریں، آپ کا 100 ہے لیکن آپ کا HbA1c ہو سکتا ہے کہ 300 کو شو کر رہا ہے اس وقت. وہ تو سرٹن ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ہائپوگلائسیمیا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا لیول بہت زیادہ ڈاؤن. آپ اگر اس کی بیس پہ اگر ٹریٹمنٹ کو، ڈرگس کو اس کی بیس پہ اگر ڈیسائیڈ کریں وہ تو رانگ پریکٹس ہو جائے گی، بہت ہی رانگ پریکٹس ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور میں نے پاکستان میں دیکھا ہے اور ایون ابھی میں نے ایک ریسنٹ ریسرچ بھی کی ہے ڈائبیٹک ریٹیناپیتھی پہ، جس کو دنیا کے بڑے فورمز پہ امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسیشن، ورلڈ آفثلمولوجی کانگریس، اسی سال میں وہاں پہ اس کو پریزنٹ کر کے آیا ہوں. تو آپ یقین کریں کہ انتہائی حیرت کن طور پہ کہ میں ریسرچ کس چیز پہ کرتا اور کس چیز کو میں آگے لے کر جاتا کہ اس میں 10% لوگ بھی مجھے نہیں ملے جنہوں نے HbA1c کی بیس پہ اپنی یعنی وہ ٹریٹمنٹ ہی ان کو ایک رانگ ڈائمینشن میں وہ ٹریٹمنٹ کا پلان ہی غلط تھا بیسیکلی ان کا. اور یہی المیہ ہے ہمارے پاکستان کا کہ یہاں پہ ریسرچ اور اس کے علاوہ جو پریونٹیو سائڈ ہے ڈیزیز کی اس پہ فوکس نہیں ہے، جسٹ لوگ جا رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے نا کہ ایک ان کی طرف سے بھی فوکس نہیں ہے. بہت سارے فزیشین ایسے ہیں کہ ایک ایجوکیشن، فار ایگزامپل ایک بندہ آ جاتا ہے تو اس کو ایک پراپرلی ٹائم دینا چاہیے، اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہوگا، آپ کا طرز زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا،
कौन सी जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो आप मसला ला उससे सकते हैं। पेशेंट्स पे भी होता है ना, वो जाए कहते हैं ये छोड़ो बस टीका लगाओ कोई काम ठीक करो। ये चीज है। That's true, वो लोगों की जाके तरफ से बात भी करते इशू हैं। है और यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। यानी इसी को ही वो शॉर्ट टर्म बस ढूंढ रहे होते हैं कि फौरन से बस तबीयत में बेहतरी आ जाए, वो रिलीफ मिल जाए उसकी और वजह बस। से कितना नुकसान आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को हो सकता एंड है। देन वो शॉर्ट टर्म जो Yes. मेडिसिन दी जा रही होती हैं आपको एकदम से ठीक करने के लिए, वो भी तो लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को कितनी बुरी बिल्कुल। तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको तो टोटली चेंज वो तो इन एनी केस सबके लिए है, और वो तो सबसे किसी भी important बीमारी है। के लिए है। अच्छा, जो शुगर पेशेंट्स हैं, आपकी राय में उन्हें साल में कितनी बार स्क्रीनिंग करानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस आई साइट? इसको मैं 2-3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा ना। एक वो लोग जिन पे इलामात आ चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि जो मेडिकल की लैंग्वेज में जिसको डायबिटिक रेटिनापैथी कहते हैं, जो पर्दे की खराबी है वो हो चुकी और उनको पता है कि जी अब हमारी नज़र पे शुगर का हमला कामयाब हो चुका है और उनकी जो खून की नाली है उसमें भी खराबी पैदा हो चुकी है। ऐसे लोगों को तो 3 months to 6 months में एक दफ़ा लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। अगर उनकी जो नज़र है वो वर्स नहीं भी हो रही है, स्टेबल भी है, तब भी करवाना चाहिए, क्योंकि एक ख़तरा जो उनको पहले पता चल चुका है और एक जो बीमारी है उनकी रेटिना को टच कर चुकी है। और अच्छा, एक वो लोग जिनको ये पता है कि शुगर है मुझे लेकिन कोई इलामात ज़ाहिर नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को भी साल में एक दफ़ा, क्योंकि ये जो साइलेंट चीज़ें हैं ना जिनका भी इम्पेक्ट रेटिना पे नहीं आया, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए ताकि वो नुकसान करने से पहले ही उसको पकड़ा जाए तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं डॉक्टर साहब, जाएंगे। बॉर्डर लाइन पे भी कुछ लोगों की शुगर होती है और वो तो जाहिर है लाइफस्टाइल को बेहतर करना, उन चीज़ों की तरफ तो वो कम लोग हैं जो चले जाते हो, कहते बॉर्डर लाइन है, हुई तो नहीं है शुगर। ये भी हमारा एक बड़ा गलत माइंडसेट है। और फिर जाहिर है जब हो जाती है तो उसके बाद तो फिर उसको आप रिवर्स तो नहीं कर सकते ना, कंट्रोल ही कर सकते हैं एक हद तक। रिवर्स हो सकता है बहुत मैं कहता हूँ कि एडवांस स्टेज पे भी रिवर्स, लेकिन उसके लिए बड़े मैयर्स हैं, वो बड़ी एक अलग चीजें पूरा जो प्रोग्राम आगे। करने की जरूरत बिल्कुल है ऐसा उसके ही लिए, है। और मैं वो बताऊंगा उसमें कि बिल्कुल 100% रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज कुछ हमने भी डिस्कस की थी इससे पहले भी, जो डाइट के थ्रू होती है आप किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बॉर्डर लाइन पे जिनकी शुगर होती है, क्या उनकी भी आई साइट मुतासर हो सकती है या नहीं? जिनको एक्चुअली डायग्नोज हो चुकी है शुगर, उनको ही सिर्फ उन्हीं की सिर्फ आई साइट हो सकती है? जिनका बॉर्डर लाइन पे उनको तो केयर की जरूरत है, वहाँ पे वो आपके रेटिना को डैमेज नहीं करता, तो ये सेफ्टी है। तो बॉर्डर लाइन वालों के लिए एक वार्निंग है कि जी आप अपने जितने भी वो हैं उसको दुरुस्त कर लें, अपने तरीक़ेकार को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, हर चीज़ को। तो उनके लिए एक ये एज है कि वहाँ पे उनका रेटिना मुतासर नहीं होगा, नज़र उनकी ठीक होगी। अच्छा, सिर्फ आंखों की के मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, या कि दीगर मसाइल भी, जो कि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप उस पर भी देखते होंगे? नहीं, देखें, इसमें सबसे पहले तो आपके गुर्दे मुतासर होते हैं, जिगर मुतासर होता है, दिल मुतासर होता है, पूरी बॉडी। क्योंकि देखें ना, जब आपकी खून की नालियों में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नालियों को कमज़ोर कर देता है। और जब वो नालियाँ आपकी कमज़ोर होंगी तो उसमें लीकेज भी होगी, उसमें हर किस्म के मसाइल आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा खून की रगें भी बन जाती हैं, यानी जो एक आपकी रूटीन जो आपकी रिक्वायर्ड नहीं भी है वो भी बन जाती हैं। ठीक है ना, तो इससे पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचता है। शुगर तो मैं कहता हूँ, शुगर के मुतालिक मैं 2 चीज़ें कहता हूँ। एक, वो लोग जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं उनको अगर शुगर हो जाए तो मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी बन जाती है। और एक वो लोग जो डिसिप्लिन नहीं है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो ऑलरेडी अपनी एक लाइफस्टाइल का केयर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत है। तो क्योंकि ये एक ऐसी डिसिप्लिन बीमारी है, अगर आपने शुगर के डाइट प्लान पे अगर आप प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं तो उसमें ये कि आप बहुत सारी बीमारियों से न सिर्फ बच जाते हैं बल्कि बहुत सारी बीमारियां जो आपको वैसे लगनी होती है वो भी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल आप चेंज कर देते हैं। देखें ना, आपका ये सोने से लेकर सुबह जागने तक हर चीज, यानी इसमें आप देखें कि जो एक शुगर का पेशेंट है उसके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो रात को जल्दी, सुन्नत भी है और जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो भी यही कहते हैं कि आप रात को जल्दी सोएं ताकि आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बेहतर हो। तो इसमें यही मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा डिसिप्लिन्ड है तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि वो उस डाइट प्लान पे अमल करेगा
اور جو ہی ہوتا تو اس کے ساتھ اس فائدہ کی کہ اوور آل شوگر باقی تو نہیں کروائیں گے نا. تو یہ ویسے ہی ایک میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک ڈسپلن لوگوں کے لیے الٹا یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ وہ اور بیماریوں سے بھی بچ جائے. بینیفٹ یہ کرتے ہیں کہ اوور آل آپ کو شوگر ہے نہیں ہے آپ اپنے لائف سٹائل کا خیال رکھیں سو دیٹ آپ باقی بہت ساری بیماریوں سے بھی ساتھ ساتھ ظاہر ہے بلکہ میں لوگ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ وہ اس حوالے سے بھی اپنا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو اس کے مطابق ہی ڈھال ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے رائزنگ پاکستان ایک اہم پلیٹ فارم ہے, اس میں ہمیں یہ موقع دیا کہ اس اہم ترین موضوع شوگر پہ ہم کچھ کہہ سکیں. ہماری صحت اس پر کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے آج اسکریننگ کی بات بھی کی ہے, اینڈ بالخصوص جو ڈائبٹک پیشنٹ اگر کیئر نہیں کرتے, اپنی اسکریننگ نہیں کراتے, تو کتنی پیچیدگیاں اسپیشلی بینائی سے متعلق وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس پر ہم نے آج گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم شور کہ ہمارے سیگمنٹس بڑے پسند آپ کو آئیں گے. میرا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے منڈے کو. اللہ حافظ.